नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एमसीक्यू सीरीज, जिसमें हम पूरे भारतीय संविधान को एमसीक्यू के फॉर्मेट में कवर कर रहे हैं। इस सीरीज के अंदर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को टॉपिक वाइज एमसीक्यू के रूप में देख रहे हैं। आज हम इस सीरीज की हमारी 30वीं क्लास यहाँ पे कवर करेंगे। अभी तक 29 क्लासेस में हमने संविधान के अलग अलग टॉपिक्स को यहाँ पे कवर किया है, एमसीक्यू के रूप में कवर किया है, जिससे आपकी प्रैक्टिस और रिवीजन साथ साथ में होती रहे। चाहे वो संविधान निर्माण प्रक्रिया हो, मौलिक अधिकार हो, मौलिक कर्तव्य हो, डीपीएसपी हो, यह हमारे संसद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इनसे जुड़े हुए एमसीक्यूज हो, सबको टॉपिक वाइज कर चुके हैं। आज हम इस 30वीं क्लास में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपातकाल से जुड़े प्रावधानों को देखेंगे। इमरजेंसी से जुड़े प्रावधान, इमरजेंसी से जुड़े एमसीक्यूज जो आपसे सवाल बनते हैं, खासकर आर्टिकल 352 से रिलेटेड, उन सबको हम आज यहाँ पे कवर करेंगे। अगर आपने इस सीरीज की पिछली क्लासेस को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से आप उनको देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान किस भाग में वर्णित है? हमारे संविधान में इमरजेंसी से रिलेटेड जो प्रावधान है वो भाग 18 में बताए गए हैं। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। भाग 18 के अंदर आर्टिकल 352 से लेकर 360 तक आपके आते हैं। ये अनुच्छेद जो है 352 से 360 इमरजेंसी से रिलेटेड है। ठीक है, भाग कौन सा है? भाग 18। ठीक है, अगला, आपात उपबंधों के प्रशासनिक प्रावधान किस स्रोत से लिए गए हैं? यानी आपातकाल के दौरान क्या क्या व्यवस्था होगी वो हमने किस देश के संविधान से लिया है? जो प्रशासनिक प्रावधान है कि ये शासन चलाएगा, ये व्यवस्था चलेगी जब इमरजेंसी लागू होगी, ये हमने भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया है। आप जानते हैं हमारे देश में इमरजेंसी से रिलेटेड जो प्रावधान है उसके दो इंपॉर्टेंट सोर्स हैं। एक है 1935 का अधिनियम और दूसरा है जर्मनी का वीमर संविधान। ठीक है, जो 1935 का अधिनियम है उससे हमने व्यवस्थाएं ली हैं कि आपातकाल के दौरान क्या क्या व्यवस्थाएं होंगी, संसद के क्या अधिकार होंगे, राज्यों की शक्तियां होंगी, कौन सी शक्तियां उनकी कम हो जाएंगी। और जर्मनी के संविधान से हमने मूल अधिकारों को भी निलंबित किया जा सकता है इमरजेंसी में, वो वाला प्रावधान लिया है। ठीक है, अगला, कथन कारण पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करें। पहला, आपातकाल में मूल अधिकारों के निलंबन का प्रावधान संविधान में है, क्या यह सही है? क्या हमारे संविधान में इमरजेंसी के दौरान मूल अधिकारों के निलंबित से संबंधित प्रावधान है? बिल्कुल, ये आपका सही है। आगे हम बिल्कुल डिटेल में देखेंगे कि कौन कौन से आर्टिकल हैं जो मूल अधिकारों के निलंबन से संबंधित हैं, कौन सा आर्टिकल में कौन से मौलिक अधिकार निलंबित होते हैं। इसका कारण है, यह प्रावधान जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है। जर्मनी का संविधान कई जगहों पर इसे वीमर संविधान लिख देता है, कई जगहों पर इसे वाइमर संविधान लिख देता है। तो जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के निलंबन का प्रावधान लिया है और इसका उल्लेख हमारे संविधान में है। तो यहाँ पर कथन और कारण दोनों सही हैं और व्याख्या भी आपका सही होता है। तो अब आपने कंफ्यूज नहीं करना है कि इमरजेंसी के प्रावधान हमने किस स्रोत से लिए हैं। अगर पूछेगा व्यवस्था से रिलेटेड तो आप कहेंगे 1935 का अधिनियम, और मूल अधिकारों के निलंबन या मूल अधिकारों से जुड़े जो प्रावधान हैं इमरजेंसी के दौरान वो हमने जर्मनी से लिए हैं। ठीक है, अगला, भारतीय संविधान में आपातकाल के प्रकारों की संख्या कितनी है? कितने प्रकार के इमरजेंसी के बारे में हमारे संविधान में उल्लेख किया गया है? 3 प्रकार की इमरजेंसी के बारे में। पहली इमरजेंसी है राष्ट्रीय इमरजेंसी, ठीक है, नेशनल इमरजेंसी जिसको कहते हैं। दूसरा आपातकाल है राष्ट्रपति शासन और तीसरा है वित्तीय आपातकाल। तो 3 तरह के आपातकाल भारत में उल्लेख किए गए हैं संविधान में। ठीक है, अगला, निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला, भारतीय संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल का उल्लेख है। पहला बिल्कुल सही है। कौन कौन से हैं हमने देखा। पहला है नेशनल इमरजेंसी, दूसरा है राष्ट्रपति शासन यानी कि प्रेसिडेंट रूल, और तीसरा है वित्तीय आपातकाल यानी कि फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक है,
राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352 में है। नेशनल इमरजेंसी आपके आर्टिकल 352 में आती है। जो प्रेसिडेंट रूल है यानी राष्ट्रपति शासन, यह आर्टिकल 356 में आता है। और जो वित्तीय आपातकाल है, फाइनेंशियल इमरजेंसी, ये 360 में आता है। तो ये वाला भी आपका सही है। वित्तीय आपात अनुच्छेद 356 में है। बिल्कुल आपके तीनों के तीनों यहां पे सही हो जाएंगे। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला मिलान करें। नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपात किस में आता है? ये 352 में है, यानी पहले का 3 होगा। राष्ट्रपति शासन ये आपके 356 में है, यानी कि 2। और वित्तीय आपात ये आपके 360 में है, यानी कि 1। तो 3, 2, 1 आपका सही आंसर यहां पे होगा। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, संविधान में राष्ट्रीय आपातकाल के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है? हमने देख लिया कितने टाइप की इमरजेंसी है, उनसे रिलेटेड आर्टिकल्स को हमने कवर किया। अब उनको थोड़ा डीप में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम राष्ट्रीय इमरजेंसी के बारे में जानेंगे, यानी जो नेशनल इमरजेंसी लगती है, राष्ट्रीय आपातकाल लगता है। किस आर्टिकल में इसका उल्लेख है? आर्टिकल 352 में। ठीक है, आमतौर पर इसे राष्ट्रीय आपातकाल कहते हैं, लेकिन संविधान में इसका उल्लेख किस नाम से है? संविधान में इसे आपातकाल की घोषणा कहा गया है। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। तो आर्टिकल 352 में नेशनल इमरजेंसी के लिए संविधान में क्या शब्द लिखे गए हैं? आपातकाल की घोषणा। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। यह जो आपातकाल लगता है 352 के तहत, ये 3 आधारों पे लगता है। पहला, अगर भारत किसी देश के साथ युद्ध में हो, या भारत के ऊपर कोई आक्रमण हो जाए, बाह्य आक्रमण हो जाए, या देश में सशस्त्र विद्रोह हो जाए, तब 352 लग सकता है। ठीक है, सशस्त्र विद्रोह बाद में जोड़ा गया। इसकी जगह पर शुरुआत में आंतरिक अशांति थी। ठीक है, इसको हटाया गया और फिर सशस्त्र विद्रोह को जोड़ा गया। ये कब परिवर्तन हुआ, क्यों हुआ, उसे हम अभी आगे जानेंगे। फिलहाल इतना याद करना है कि जिसे हम आम तौर पे राष्ट्रीय आपातकाल कहते हैं, उसके लिए संविधान में आपातकाल की घोषणा इस वाक्य का इस्तेमाल किया गया है। अगला, निम्न में से कौन सा आधार राष्ट्रीय आपात के लिए मान्य नहीं है? अगर हम राष्ट्रीय आपात यानी नेशनल इमरजेंसी की बात कर रहे हैं, यानी 352 वाले की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, पहले केवल इसको देखेंगे, फिर 356 को, फिर 360 को। 3 ही इमरजेंसी हैं। जो नेशनल इमरजेंसी है, मैंने आपको कहा 3 आधार पर यह लग सकती है। पहला आधार है युद्ध, दूसरा है बाहरी आक्रमण, और तीसरा है सशस्त्र विद्रोह। आर्थिक संकट के आधार पर आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी लगेगा, ना कि नेशनल इमरजेंसी। ठीक है, तो 352 केवल 3 आधार पर लगता है, युद्ध के समय, बाहरी आक्रमण के समय और सशस्त्र विद्रोह के समय। ऑप्शन डी सही आंसर यहां पे होगा, इस आधार पर नहीं लग सकता। ठीक है, राष्ट्रीय आपात की घोषणा किस पर लागू हो सकती है? देखिए, जब राष्ट्रीय आपात लगता है, आर्टिकल 352 जब लागू होता है, तो जरूरी नहीं है कि ये केवल पूरे देश पर लगे। यह जरूरी भी नहीं है कि केवल ये राज्यों पर लगे, केंद्र शासित प्रदेशों को छोड़ दिया जाए, या केवल केंद्र शासित प्रदेशों पर लगे, राज्यों पर ना लगे। नेशनल इमरजेंसी संपूर्ण देश में भी लग सकती है और देश के किसी हिस्से में भी लग सकती है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहले यह व्यवस्था थी कि पूरे देश में लागू होगा, लेकिन 1976 में 42वां संवैधानिक संशोधन होता है। इसके माध्यम से राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया कि वो चाहें तो किसी विशेष भाग पर नेशनल इमरजेंसी यानी 352 लागू किया जा सकता है। ठीक है, अगला, सही कथन को चुनें। मूल संविधान में राष्ट्रीय आपातकाल लगाने का एक आधार आंतरिक अशांति था। क्या यह सही है? यह आपका बिल्कुल सही है। जैसे हमने देखा ऊपर कि 3 आधार हैं नेशनल इमरजेंसी लगाने के। पहला आधार क्या है? पहला आधार है युद्ध। ठीक है, दूसरा क्या है? बाहरी आक्रमण। 2 आधार ये हो गए। जो तीसरा आधार है, यह सबसे इंपॉर्टेंट था। मूल संविधान में तीसरा आधार था आंतरिक अशांति। बाद में इसे हटाया गया और इसकी जगह पर सशस्त्र विद्रोह को जोड़ा गया, क्योंकि आंतरिक अशांति को स्पष्ट नहीं किया गया था संविधान में किस प्रकार की अशांति। तो ये काफी व्यापक शब्द था, कोई भी इसका अर्थ अपने हिसाब से लगा सकता था। जैसे 1975 में इंदिरा गांधी ने जब इमरजेंसी लगाई देश में, तो इसी आधार पे आंतरिक अशांति को ही आधार बनाया था। इसीलिए जब जनता पार्टी की सरकार आती है 1978 में 44वां संशोधन होता है, और इसी 44वें संशोधन के माध्यम से आंतरिक अशांति शब्द, क्योंकि इसके दुरुपयोग होने के
चांसेस बहुत ज़्यादा थे, इसको हटा दिया जाता है, इसकी जगह पे सशस्त्र विद्रोह को जोड़ दिया जाता है। ठीक है, कि अगर सशस्त्र विद्रोह होगा देश में तब जाके लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। तो पहला बिल्कुल सही है। 44वें संशोधन ने इसे सशस्त्र विद्रोह से बदला, यह भी सही है। यहां पर आपके दोनों बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो इसे क्यों बदला गया, क्या इसका कारण था, कब बदला गया, उसको हमने कवर किया। अगला, कथन और कारण का अध्ययन करें, सही उत्तर को चुनें। पहला, राष्ट्रीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति करता है, बिल्कुल सही है। नेशनल इमरजेंसी की घोषणा यानी आर्टिकल 352 को जो लागू करता है वो राष्ट्रपति करता है, पहला आपका बिल्कुल सही है। दूसरा कारण है, यह घोषणा राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की लिखित सलाह पर करता है, बिल्कुल सही है। यह भी घोषणा राष्ट्रपति करेगा, लेकिन यह घोषणा कब करेगा, यह घोषणा मंत्रिमंडल की लिखित सलाह पर करेगा। इसे ध्यान रखना, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहले मूल संविधान में यह प्रावधान था कि मंत्रिमंडल के या प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति इमरजेंसी लगा सकते हैं। 1975 में इसी तरह इमरजेंसी लगी थी, प्रधानमंत्री की यानी इंदिरा गांधी की सलाह पर। लेकिन 1978 में जब जनता पार्टी की सरकार आती है, वो 44वां संशोधन करते हैं। अब वो प्रधानमंत्री की सलाह को हटा देते हैं, मंत्रिमंडल की सलाह होगी, वो भी लिखित सलाह होगी, तभी इमरजेंसी लगेगी। ठीक है, तो यहां पर दोनों सही हैं और व्याख्या भी करता है। ठीक है, अगला, राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा के लिए किस संशोधन ने संघीय मंत्रिमंडल की लिखित सलाह को अनिवार्य बनाया। तो किसने लिखित सलाह को अनिवार्य बनाया, अभी हमने अब डिटेल से बिल्कुल सीरियल वाइज चल रहे हैं और एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चल रहे हैं। अब आपका क्लियर है, आपको याद करने की भी आवश्यकता नहीं कि पहले कैसा था कि बिना लिखित के केवल अगर प्रधानमंत्री सिफारिश कर दे तो लग जाता था। लेकिन जनता पार्टी की सरकार ने 1978 में क्या किया, मंत्रिमंडल की लिखित सलाह, लिखित सिफारिश को यहां पे अनिवार्य कर दिया। अगला, राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा संसद से कितने समय में अनुमोदित होनी चाहिए। मान लीजिए राष्ट्रपति ने इमरजेंसी घोषित कर दी, मंत्रिमंडल ने सलाह दी, लिखित सलाह दी और उन्होंने इमरजेंसी लगा दी, तो कितने समय के अंदर इसे संसद से पारित हो जाना चाहिए। यह समय है आपका 1 महीना। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। ध्यान रखेंगे, शुरुआत में ये जो अवधि थी ये 2 महीने की थी। आगे हम देखेंगे राष्ट्रपति शासन में वित्तीय जो इमरजेंसी लगेगी उसमें भी जो अवधि है वो अभी भी 2 महीने है। 2 महीने के अंदर अंदर आप करवा सकते हैं, लेकिन केवल राष्ट्रीय इमरजेंसी के लिए यानी 352 के लिए यह अवधि 2 महीने से घटाकर 1 महीने करी गई उसी 44वें संशोधन के द्वारा 1978 में। पहले 2 महीने था कि 2 महीने में आप करवा सकते हैं, अब कितना है 1 महीना, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला, राष्ट्रीय आपात के अनुमोदन के लिए आवश्यक बहुमत कितना है। तो हमने देखा कितने प्रकार की इमरजेंसी है, किस आर्टिकल में है, कौन सी इमरजेंसी कब लगती है। फिर हमने नेशनल इमरजेंसी को डीप में देखा, हमने देखा कि वो लग गई, मान लीजिए 1 महीने में उसका अनुमोदन होना है, कितने बहुमत से होना है। आप कहेंगे विशेष बहुमत इसके लिए चाहिए। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपातकाल की उद्घोषणा को दोनों सदनों के द्वारा कुल सदस्यों के बहुमत और उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से इसे पारित कराया जाना आवश्यक है। ठीक है, तो इसके लिए केवल साधारण बहुमत की आवश्यकता नहीं होती, जितने सदस्य उपस्थित हैं उसके 2/3 सदस्य से आपको इसे पारित करवाना होगा। केवल 2/3 बहुमत भी नहीं चाहिए। जैसे मान लीजिए हमारे संविधान के अंदर या हमारी लोकसभा में 500 सदस्य हैं, तो अगर मान लीजिए 500 में से मात्र 300 ही सदस्य वहां पर मौजूद हों, तो 500 का 2/3 आपको नहीं पार करवाना है, आपको 300 का 2/3 पार करवाना होगा। इसीलिए विशेष बहुमत यहां पर आया है। ठीक है, पहले क्या व्यवस्था थी, पहले यह था कि आपको केवल साधारण बहुमत चाहिए। इमरजेंसी लग गई, 2 महीने के अंदर आपको संसद से पारित करवाना होगा, उसके लिए केवल साधारण बहुमत था। लेकिन अब क्या है, विशेष बहुमत, यानी जितने सदस्य मौजूद हैं उनका 2/3 सदस्य आपको चाहिए होगा। और आपको अब बताने की भी जरूरत नहीं है कि यह चेंज किस संशोधन के माध्यम से हुआ, वही संशोधन 44वां संशोधन 1978 में। ठीक है, उसके माध्यम से यह हुआ कि अब आपको साधारण बहुमत नहीं चाहिए, 2/3 चाहिए, वो भी विशेष बहुमत। ठीक है, निम्न कथनों पर विचार करें और सही कथन को चुनें। पहला, संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित होने पर आपात की घोषणा 6 महीने तक लागू रह सकती है। पहला आपका बिल्कुल सही है। अगर राष्ट्रपति ने इमरजेंसी लगा दी, संसद से वो पारित हो गई, तो 6 महीने तक वो लागू रह सकती है। पहला बिल्कुल सही है।
6 महीने की गणना पहले सदन द्वारा संकल्प पारित किए जाने की तिथि से होता है, यह वाला गलत होगा। जिस तारीख को दूसरा सदन पास कर लेगा विधेयक को या अनुमोदित कर देगा, उस तारीख से गिना जाता है 6 महीना। तो इसको ध्यान रखेंगे, पहला सदन नहीं दूसरा। मान लीजिए इमरजेंसी लग गई, अब पहले लोकसभा में आया तो 1 तारीख को लोकसभा में पारित हो गया, लेकिन राज्यसभा में पारित होता है 15 तारीख को, तो 6 महीने शुरू होंगे 15 तारीख से। दूसरे सदन में जब वो पारित होगा वहां से 6 महीने गिनेंगे, ना कि पहले सदन से। तो ये वाला आपका गलत है। आपात की उद्घोषणा या उसके समय विस्तार से संबंधित संकल्प दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पारित होना होता है, यह आपका सही है। अभी हमने देखा कि उसे दोनों सदनों से विशेष बहुमत चाहिए, अगर आप उसे अनुमोदित करवा रहे हैं तब भी, और अगर उसको आगे बढ़ा रहे हैं तब भी। ठीक है, यहां पर पूछा है कौन सा सही है, पहला और तीसरा सही है, दूसरा वाला गलत है। ठीक है, क्यों गलत है हमने वो भी देखा। अगला, राष्ट्रीय आपात की अवधि की गणना किस तिथि से होती है? तो किस तिथि से होती है? जिस दिन घोषणा करी गई इमरजेंसी की उस तारीख से, दूसरे सदन द्वारा संकल्प पारित किए जाने की तिथि से, यही वाला उत्तर है। अभी तो हमने देखा था जिस तारीख को दूसरा सदन उसे अनुमोदित कर देगा वहां से वो पारित होती है। ठीक है, अब दूसरा सदन कोई भी हो सकता है, पहला सदन वो जहां पर पहले विधेयक आया, दूसरा सदन जहां पर बाद में गया, तो जहां से वो सबसे लास्ट में पारित होगा वहीं से गिने जाएंगे 6 महीने। ठीक है, क्रम सही कीजिए। राष्ट्रीय आपात की प्रक्रिया क्या है, प्रोसेस क्या है? सबसे पहले क्या होता है? संसद की स्वीकृति आती है, सलाह आती है या उद्घोषणा होती है? सबसे पहले मंत्रिमंडल की लिखित सलाह आती है यानी कि 2, इसके बाद राष्ट्रपति घोषित कर देते हैं यानी कि 1, और अंत में संसद की स्वीकृति आती है यानी 3। 2, 1, 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, निम्न कथनों पर विचार करें। पहला, मूल संविधान में राष्ट्रीय आपात की घोषणा के आधार में आंतरिक अशांति शब्द था, यह आपका बिल्कुल सही है, अभी हमने ऊपर देखा। 44वें संशोधन के द्वारा आंतरिक अशांति को सशस्त्र विद्रोह से बदल दिया, यह भी सही है, 1978 में हुआ था। युद्ध या बाह्य आक्रमण यानी बाहरी आक्रमण आधारित इमरजेंसी को आंतरिक इमरजेंसी कहते हैं, यह वाला गलत होगा। देखिए 3 आधार पर इमरजेंसी लगती है, जैसे मैंने कहा, एक है युद्ध के आधार पे, एक है बाहरी आक्रमण के आधार पे, और एक आपके सशस्त्र विद्रोह के आधार पे। जब इन 2 आधारों पर इमरजेंसी लगती है इसको कहा जाता है बाहरी आपातकाल। ठीक है, और जब सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगती है इसको कहा जाता है आंतरिक आपातकाल, या पहले जब आंतरिक अशांति के आधार पर लगती थी उसको आंतरिक आपातकाल कहते थे। यानी जो 1975 में इमरजेंसी लगी वो आंतरिक आपातकाल था, और जो उससे पहले लगी थी 1962 में, 1971 में, वो बाहरी आपातकाल था। ठीक है, तो तीसरा वाला आपका गलत है। क्यों गलत है हमने वो भी देखा। यहां पे बताना है कौन सा सही है, तो पहला और दूसरा सही है, तीसरा गलत है। 38वें संशोधन 1975 का क्या प्रभाव था जिसे 44वें संशोधन के माध्यम से समाप्त कर दिया गया? इमरजेंसी के दौरान एक संशोधन किया गया था, 38वां संशोधन। इसमें क्या प्रावधान था? इसमें यह प्रावधान था कि नेशनल इमरजेंसी की घोषणा जब होती है उस घोषणा को आप उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकते। 38वें संशोधन में यह किया गया था। यानी मान लीजिए किसी सरकार ने नेशनल इमरजेंसी लगा दी, जब इमरजेंसी हटी तो अब आप उस मुकदमे को या उस मामले को क्या कोर्ट में ले जा सकते हैं, तो इसको 38वें संशोधन के माध्यम से किया गया कि आप इसकी न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकते, यानी इमरजेंसी लगाने को आप कोर्ट में चुनौती नहीं दे सकते। लेकिन इस व्यवस्था को भी खत्म कर दिया 44वें संशोधन ने। अब आप क्या कर सकते हैं, चुनौती कोर्ट में दे सकते हैं कि इन्होंने जो इमरजेंसी लगाई उसका आधार गलत था। ठीक है, लेकिन 38वें संशोधन में यह किया गया था कि आप उसे लेकर कोर्ट में नहीं जा सकते। 44वें संशोधन के द्वारा और भी कई सारी चीजें की गई, जैसे हमने पहले ऊपर एक चीज देखी कि आंतरिक अशांति शब्द को सशस्त्र विद्रोह से बदल दिया। दूसरा हमने देखा कि अब केवल प्रधानमंत्री की सलाह नहीं चलेगी, लिखित सलाह चलेगी, वो भी मंत्रिमंडल की। ठीक है, तीसरा हमने यहां पर देखा कि पहले इमरजेंसी जब लगती थी तो 2 महीने का समय मिलता था, लेकिन अब केवल 1 महीने के अंदर आपको संसद से पारित करवाना होगा। और चौथा बड़ा चेंज था ये वाला, ठीक है, कि न्यायिक समीक्षा को वापस लाया गया। अगला, निम्नलिखित में से 44वें संशोधन द्वारा राष्ट्रीय आपात के संबंध में कौन से प्रावधान जोड़े गए? पहला, आंतरिक अशांति के स्थान पे सशस्त्र विद्रोह को जोड़ा गया, सही है। मंत्रिमंडल की लिखित सलाह अनिवार्य की गई, सही है। अनुमोदन के बिना 1 माह तक प्रभावी, यह भी सही है। पहले 2 महीने था, 1 महीना किया गया,
न्यायिक समीक्षा की परिधि से बाहर किया गया क्या? नहीं, न्यायिक समीक्षा की परिधि में लाया गया। 38वें संशोधन के तहत उसे बाहर किया गया था, लेकिन इमरजेंसी को वापस न्यायिक समीक्षा में लाए थे 44 के माध्यम से। तो यहां पर चौथा वाला गलत है। आपको पूछा है कौन सा सही है, पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक है, अगला, राष्ट्रीय आपात की समाप्ति किस किस प्रकार से हो सकती है? अब हमने पूरी नेशनल इमरजेंसी लगा ली, क्या क्या होता है वो सब देख लिया। नेशनल इमरजेंसी खत्म किस तरीके से होती है? इसको खत्म करने के लिए या तो राष्ट्रपति के द्वारा हो जाए, या संसद के द्वारा अनुमोदन ना मिलने पर हो जाए, या लोकसभा साधारण बहुमत से विधेयक पारित करके इसको खत्म कर सकती है। यानी पहला है राष्ट्रपति द्वारा। राष्ट्रपति कभी भी इमरजेंसी को वापस ले सकता है, अपनी इच्छा अनुसार वो कभी भी घोषित कर सकता है कि अब इमरजेंसी नहीं है। इसके लिए उसे किसी भी अनुमोदन की या संसद या समिति की किसी की भी सहमति की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो पहला तो इस तरीके से खत्म हो सकती है, राष्ट्रपति आकर घोषित कर दे, उसको किसी की सलाह की आवश्यकता नहीं है, इमरजेंसी खत्म हो जाएगी। दूसरा है संसद के द्वारा अनुमोदन ना मिलने पर। जैसे हमने देखा कि 1 महीने के अंदर अंदर संसद का समर्थन मिलना चाहिए, फिर वो 6 महीने के लिए लग जाती है, फिर आप उसको 6 महीने के बाद आपको अनुमोदन लेना होगा। तो अगर अनुमोदन नहीं मिलता है, संसद का समर्थन नहीं मिलता है, तो भी खुद से खत्म हो जाएगी। और तीसरा है लोकसभा के साधारण बहुमत से। अगर राष्ट्रपति वापस नहीं ले रहे हैं और संसद का अनुमोदन मिला हुआ है ऑलरेडी और लोकसभा चाहती है खत्म हो जाए, तो लोकसभा साधारण बहुमत के माध्यम से इमरजेंसी खत्म कर सकती है। ठीक है, तो वापस लेने के लिए साधारण बहुमत काफी है। तो इन 3 तरीकों से इमरजेंसी समाप्त की जा सकती है। ठीक है, निम्न कथनों पर विचार करें और सही कथन को चुनें। नेशनल इमरजेंसी में क्या होता है? नेशनल इमरजेंसी में राज्य कार्यपालिका केंद्र के अधीन हो जाती है। क्या यह सही है? पहला, यही वाला आपका सही उत्तर है। जब नेशनल इमरजेंसी लगती है तो उसका अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रभाव होता है। कार्यपालिका पर प्रभाव यह होता है कि आपातकाल के समय राज्य कार्यपालिका केंद्र के अधीन आ जाती है, यानी राज्यों का जो शासन होता है वो डायरेक्ट किसके अधिकार में आ जाता है? केंद्र सरकार के अधिकार में आ जाता है। ठीक है, अगला, राष्ट्रपति आपात में संसद को कौन सा अतिरिक्त अधिकार मिलता है? देखिए, राष्ट्रीय आपात जब लगता है, नेशनल इमरजेंसी यानी 352 लगता है, इसके तहत संसद को एक एक्स्ट्रा पावर मिल जाती है कि वह राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है। नेशनल इमरजेंसी के दौरान संसद को यह अधिकार होता है राज्य सूची के विषय पे वो कानून बना सकती है। ठीक है, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अगला, राष्ट्रीय आपात में राज्य सूची पर बने कानून कितने समय तक प्रभावी रह सकते हैं? जब नेशनल इमरजेंसी लगती है तो हमने देखा कि संसद को अधिकार मिल जाता है राज्य सूची के कानून विषयों पर कानून बनाने का। ये जो कानून है, कितने समय तक ये कानून लागू रहते हैं? ये जो कानून होते हैं जो इमरजेंसी के दौरान बनाए गए होते हैं राज्य सूची के विषय पे, आपातकाल खत्म होने के 6 महीने तक लागू रहते हैं। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला, राष्ट्रीय आपात के दौरान राष्ट्रपति संघ एवं राज्यों के मध्य राजस्व वितरण में संशोधन कर सकता है। क्या यह सही है? पहला बिल्कुल सही है। जब नेशनल इमरजेंसी लगती है 352 के तहत, तो राष्ट्रपति को यह अधिकार मिल जाता है कि वो केंद्र और राज्यों के बीच में राजस्व वितरण की जो व्यवस्था है उसको संशोधित कर सकता है, और यह प्रावधान आर्टिकल 354 में है। यह भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे कथन और कारण दोनों सही हैं, व्याख्या भी सही करता है। बेसिकली जो आर्टिकल 354 है, नेशनल इमरजेंसी का वित्तीय व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है वो बताता है। 354 में यह कहा गया है कि अगर नेशनल इमरजेंसी लगती है तो केंद्र को यह अधिकार है, यानी राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वो केंद्र किस राज्य को कितना पैसा देगा, कम देगा, ज्यादा देगा, इनमें संशोधन कर सकता है। ठीक है, हालांकि राष्ट्रपति ये जो संशोधन करेगा राज्यों और केंद्र के मध्य बंटवारे को लेकर, ये केवल इमरजेंसी तक ही लागू रहेंगे। इमरजेंसी के खत्म होने, जैसे ही खत्म होती है इमरजेंसी, उस वित्तीय वर्ष में ये लागू रहेंगे, उस वित्तीय वर्ष के साथ ही ये खत्म हो जाएंगे। ठीक है, अगला है हमारा राष्ट्रीय आपात में लोकसभा का कार्यकाल। जब नेशनल इमरजेंसी लगती है तो लोकसभा के कार्यकाल, विधानसभा के कार्यकाल पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। लोकसभा का कार्यकाल संसद विधि के द्वारा बढ़ाती है, खुद से नहीं बढ़ता है। अगर नेशनल इमरजेंसी लगी है तो संसद कानून बना करके एक बार में 1 साल के लिए लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा सकती है। 1-1 साल करके वो कितनी भी बार बढ़ा सकती है, लेकिन एक बार में 1 साल। ठीक है, लेकिन बाय चांस इमरजेंसी 1 साल से पहले खत्म हो गई तो आपातकाल की खत्म होने के 6 महीने के तक आप
केवल लोकसभा का कार्यकाल चला सकते हैं, 6 महीने से ज़्यादा अवधि नहीं होगी। मान लीजिए जनवरी में इमरजेंसी लगी थी, फरवरी में आपने लोकसभा का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा लिया, यानी अगली फरवरी तक अब हो गया लोकसभा का कार्यकाल। लेकिन मार्च में ही आपकी क्या हुई, इमरजेंसी हट गई। तो इमरजेंसी हटने के अब आप फरवरी तक का इंतजार नहीं करेंगे, इसके 6 महीने के अंदर अंदर आपको चुनाव करवाने होंगे। ठीक है, तो एक बार में एक साल के लिए बढ़ा सकते हैं और कितनी भी बार बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अगला है हमारा लोकसभा के कार्यकाल का विस्तार आपात समाप्ति के बाद कितने समय तक हो सकता है। अभी मैंने आपको समझाया कि 1 साल के लिए तो आप बढ़ा सकते हैं, लेकिन आपात अगर समाप्त हो जाए तो 6 महीने से ज्यादा वो कार्यकाल नहीं चलेगा। 6 महीने के अंदर अंदर आपको इलेक्शंस करवाने होंगे। ऑप्शन बी सही उत्तर यहां पे हो जाएगा, इसको भी आपने ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने संविधान में जो आपातकाल वाला चैप्टर है उसके इंपॉर्टेंट प्रावधानों को देखा, इंपॉर्टेंट सवालों को देखा, कैसे इमरजेंसी लगती है, क्या उसमें प्रावधान है, क्या क्या चेंजेस होते हैं, सबको डिटेल से यहाँ पे कवर किया। अगली क्लास में आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या चेंजेस आते हैं, आर्टिकल 358, 359 में क्या अंतर है, कौन सा आर्टिकल स्वतः लागू होता है, कौन सा नहीं होता है, उनको डीप में जानेंगे। और जो बाकी की 2 इमरजेंसीज हैं, चाहे वो वित्तीय आपातकाल हो, चाहे वो हमारा राष्ट्रपति शासन हो, उनके क्या प्रावधान है, वो कैसे लगते हैं, कैसे खत्म होते हैं, कैसे उनमें प्रभाव होता है, उन सबको अगली क्लास में कवर करेंगे। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।